Hello, my dear student. Now I am explaining the last 5 year NEET exam questions. Topic is biotechnology. नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं. AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया. An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use. ये बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते. तो देखते हैं. सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं सेल से. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है उसको फिर रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट करते हैं. फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं. फिर डीएनए को डीनेचर्ड करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट के थ्रू, जिससे वो सिंगल स्ट्रैंड में अलग अलग हो जाता है. फिर उसको नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर करते हैं. इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग इज द सदर्न ब्लॉटिंग, है ना. जब डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर करा, दैट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. फिर प्रोब यूज करके हाइब्रिडेशन टेक्निक अपनाते हैं जिससे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट होती है. वॉश ऑफ कर देते हैं और फिर ऑटो रेडियोग्राफी में मैं यूवी रेज डाल के या एक्स रेज डाल के डीएनए के सीक्वेंस को स्कैनर पर देख लेता हूँ. ज़्यादातर यूवी रेज यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे क्योंकि डीएनए को मुझे अलग करना है. ब्लॉटिंग होती है, ऑटो रेडियोग्राफी भी होती है. इसका ना फोर्थ पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन इस प्रोसेस में नहीं होता है. पॉलीमर चेन रिएक्शन मैक्सिमम डायग्नोसिस में किया जाता है. यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन में किया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. है ना. वेक्टर का काम क्या होता है? जो डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है. तो जैसे यहाँ पे दिया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसी. ऑप्शन फर्स्ट हो गया. बीएसी जो है बैक्टीरिया का डीएनए है. ये बड़े नाइट्रोजन बेस को लेके जाएगा. देखिए चार्ट में दिख रहा है 300 केबी, मतलब किलो बेस है ना. 300,000 किलो बेस. वाई ए सी ईस्ट वाला सबसे ज्यादा कैरी करेगा 3000 केबी. प्लाज्मिड सबसे कम कैरी करेगा 10 केबी. कॉस्मिड उससे ज़्यादा कैरी करेगा 20 to 45 केबी. ये जान लिए जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा उसके डीएनए कैरी करने की पावर ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे वेक्टर जस्ट लाइक ए ट्रैक्टर ट्रॉली है कि छोटा ट्रॉली वाला कम लेके जाएगा, बड़ी ट्रॉली वाला ज़्यादा लेके जाएगा. तो इन सब में ईस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनिजम्स है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी बड़ी है. तो ईस्ट एक बड़ा ट्राला टाइप का हो गया, है ना. छोटी ट्रॉली, बड़ा ट्रक, उससे बड़ा ट्रक. तो यहाँ पे प्लाज्मिड सबसे कम डीएनए को कैरी करेगा जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर्ड होंगे. इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा. अब प्लाज्मिड और प्लस लैम्डा फेज का कॉस साइड क्या होता है? कॉस्मिड. ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. कॉस्मिड एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट का डीएनए है. ये कॉस साइट डीएनए जो है कैप्सिड प्रोटीन बनाता है. जब इसको मैं प्लाज्मिड में जोड़ देता हूँ तो ये प्लाज्मिड को कैप्सिड प्रोटीन में कवर कर लेता है. तो जस्ट लाइक ए वायरस ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट करता है. तो ये चार्ट ध्यान रखिएगा. मैंने असेंडिंग ऑर्डर बनाया है. प्लाज्मिड पर बैक्टीरियोफेज, मतलब कुल मिला के जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा कैरी करेगा. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इंसुलिन सबसे पहले बनाया गया था, है ना. पहले डॉग से निकाला गया और एनिमल्स निकाला गया, बाद में ह्यूमन के जीनोम से बनाया गया, उसको ह्यूमोलिन बोला गया. पैंथिंग एंड मैक्लॉयड ने 1923 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मेडिसिन में जीता था. इसका आंसर फर्स्ट इंसुलिन हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं.
द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर द ग्लायोफोसेट आर रेजिस्टेंस टॉलरेंट। ग्लायोफोसेट एक हर्बिसाइड है। ग्लायोफोसेट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। इट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। ये प्लांट के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, खास तौर से क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है ना। तो ये हर्बिसाइड है, हर्ब को ही किल करेगा। तो आंसर थर्ड हो जाएगा, बैक्टीरिया नॉट ए हर्ब, इंसेक्ट इज एनिमल, फंजाई इज ए प्लांट बट नॉट ए हर्ब। थर्ड आंसर हो गया हर्बिसाइड। क्लियर हो गया। तो ये प्लांट जो होते हैं ग्लायोफॉस्फेट हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन बीटी कॉटन, the Bt toxin present in plants tissue as protoxin is converted into active toxin due to। अब बीटी क्या है? बैसिलस थ्रूजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिससे क्राई प्रोटीन निकलती है, क्राई जीन निकलता है। उस क्राई जीन को मैं होस्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ। होस्ट प्लांट उसके लिए एक्टिव हो जाता है और वो एक तरह से इंसेक्ट टॉलरेंट हो जाता है, मतलब इंसेक्ट उसको खा नहीं सकते। इंसेक्ट खाएंगे तो वो किल हो जाएंगे। तो it is converted into an active form of toxin. Bt toxin in active form of toxin bind to the alkalinic pH of the alimentary canal that solubilize the crystal. एक्चुअली होता क्या है, जो बीटी कॉटन होता है उसमें बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। जब इसको इंसेक्ट खाता है इसकी लीफ को, तो ये टॉक्सिन के क्रिस्टल जो उसके गट में चले जाते हैं। गट में जैसे एल्कलाइन पीएच मिलता है तो ये क्राई प्रोटीन जो थी, जो बीटी टॉक्सिन थी, वो डिजोल्व होने लगती है। डिजोल्व होकर उसके गट को में डैमेज कर देती और इंसेक्ट किल हो जाता है। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एसिडिक पीएच नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड, एक्शन ड्यू टू द गट माइक्रोनिज्म, नहीं, सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैक्टर इन इंसेक्ट गट, नहीं, ये भी नहीं होगा। कहाँ का कन्वर्जन हो रहा है, क्लियर नहीं कर रहा। फोर्थ, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, हाँ, प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच के कारण जो क्रिस्टल थे वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाने से पहले, हाँ, किस पे आपको रिसर्च करनी है उससे पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तो ही प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में छेड़छाड़ करना फ्यूचर के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उसके जो कमेटी बनी उसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ, इसी के थ्रू जीएम क्रॉप की हमको परमिशन मिलती है। फर्स्ट एग्रीकल्चर वाली है, फर्स्ट ऑप्शन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है ना। थर्ड का कोई मतलब नहीं है, फोर्थ का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing the safety of introducing the genetically modified organism for public use, इसका भी आंसर क्या आएगा, GEAC। इसीलिए बनाया गया है कि कोई ऐसा प्लांट या ऐसा ऑर्गेनिज्म ना बन जाए जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो जाए। इसका आंसर आएगा फोर्थ। GEAC इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन ICMR दिया है, ये भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है और इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड है। केवल फोर्थ ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। अभी बोला हमें जो जीन किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोन करना है तो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, जिसके लिए वर्ड आता है कैरियर। कैरियर वर्ड यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ वर्ड यूज होगा वेक्टर। वेक्टर ही जीन का कैरियर है ना। तो जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर। ट्रांसफॉर्मर भी नहीं आएगा, टेम्पलेट भी नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन कैरियर दिया है। कैरियर, वेक्टर इज द कैरियर ऑफ द फॉरेन जीन, बट मेन आंसर क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि उसी में हम जीन इंटीग्रेट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये तो बहुत वेल नोन होगा। डीएनए काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, आंसर सेकंड हो जाएगा। लाइगेज डीएनए को जोड़ने का काम करता है। प्रोब डीएनए के वे सेगमेंट होते हैं, आरएनए के वो सेगमेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट होते हैं which help in identification of the DNA RNA sequence in a complementary manner। सेलेक्टेबल मार्कर्स हमको आइडेंटिफाई कराते हैं कि जीन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट लाइक इंडिकेटर है, जैसे गाड़ी में होता है ना पेट्रोल का इंडिकेटर, पेट्रोल कम होने लगता है तो ब्लिंक करने लगता है। ऐसे ही जब जीन ट्रांसफर हो जाता है ऑर्गेनिज्म में तो कोई ना कोई हमको ऐसा मार्किंग दिखती है जिससे हम बोलते हैं कि जीन ट्रांसफर हो गया है। यानी सेलेक्टेबल मार्कर की तरह से सिम्टम बाहर आते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म कोई सिम्टम शो करता है कि जीन ट्रांसफर हो गया। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं उस जीन के साथ। अगर ये जीन जुड़ेगा तो मार्कर भी जुड़ जाएगा, मार्कर जुड़ेगा उसमें कलर भी आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व। टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए होता है, एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड हो गया, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में टी डीएनए होता है जो प्लाज्मिड के डीएनए को होस्ट के डीएनए में ट्रांसफर कर देता है। एग्रोबैक्टीरियम की खास बात होती है ये केवल डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा। अलाउइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर, नहीं, ये तो जीन का काम है। अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, ये एंजाइम्स का काम है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है एक्सपोजिंग द प्लांट टू द कोल्ड फॉर ब्रीफ पीरियड, ये सारे काम एंजाइम्स के हैं, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। अब ह्यूमन इंसुलिन में एक्चुअली में 3 चेन होती है, डायग्राम में देखिए ए बी सी। एक्टिव फॉर्म में केवल ए और बी चेन होती है। ए और बी चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। डायग्राम में देखिए 2 जगह पे सल्फाइड ब्रिज बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं डाई सल्फाइड ब्रिज। ए चेन और बी चेन के बीच में क्या बना हुआ, डाई सल्फाइड ब्रिज। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द इंसुलिन है ना। प्रोएक्टिव फॉर्म में सी भी जुड़ा होता है, ए बी सी। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ए और बी। नीचे वाले डायग्राम में देखिए ए और बी चेन केवल दिख रही हैं, ये एक्टिव इंसुलिन का फॉर्म है। डाई सल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है अमीनो एसिड 7 और 20 और 19 के बीच में, सिस्टीन और सिस्टीन। सेकेंड डायग्राम मैंने जानबूझ के ऐड करा जिससे कि आपको अमीनो एसिड का नंबर भी याद रहे, पूछ सकते हैं। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड लिंक के थ्रू जुड़ी होती है, उसमें 2 डाइसल्फाइड लिंक होते हैं, एक 7 पर एक 20 पर, ठीक है, और एक एक चेन पर अकेले है। लेकिन बोला जब 2 चेन की बात करेंगे तो 2 डाइसल्फाइड चेन। नेक्स्ट, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। डाइसल्फाइड इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी नॉट करेक्ट वर्ड आए तो वहां काट के साफ साफ लिख दें क्या गलत है। इन मैन, फर्स्ट ऑप्शन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, सही है। गलत पूछ रहा है वो, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही है, पहले ही आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। थर्ड, अ फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं आएगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड आएगा, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन इकोलाई, सही है, इकोलाई के थ्रू ही हम ह्यूमिलिन प्रोड्यूस करते हैं। आंसर थर्ड हो जाएगा। ये 2020 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड का डायग्राम देख रहे हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए का मॉलिक्यूल है। बाहर से मैंने ये एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए जोड़ दिया है तो ये अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है ना। डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसलिए इसको वेक्टर बोला गया है क्योंकि इसमें
बाहर का एलियन डीएनए जोड़ दिया है ना। अब पूछता क्या फीचर नहीं है। प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सही है। ट्रांसफरेबल है, सही है, इसलिए यूज करते हैं एज ए वेक्टर। फोर्थ सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, डबल स्ट्रैंड है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकलता है। ये पीसीआर का मेन एंजाइम है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में इजीली रहता है और हाई डिग्री टेम्परेचर पे ये एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है इनसाइड द पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनसे कोई रिलेशन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनमें से कौन सा है? प्रोटीएज नहीं है, ये प्रोटीन को तोड़ता। आरएनएज आरएनए को तोड़ेगा। डीएनएज डीएनए को तोड़ेगा। हिंट टू is the first restriction enzyme which is discovered by the which is discovered in 1917 हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से लिया गया, बैक्टीरिया से लिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा हिन। एच फॉर हेमियोफिलस, आई एन फॉर इन्फ्लुएंजेंस, डी इसका स्ट्रेन हो गया है। ये ब्लंट डीएनए को कट करता है, ध्यान रखिएगा। इट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय हिन इन द फॉर्म ऑफ हिन 2। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर। स्टार टैंक को में फायदा क्या है? इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहती है। बाकी जो दूसरे बायोरिएक्टर उसमें एक बार सारा मटेरियल डाल के उसको मैंने पैक कर दिया, फिर आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। पैक इसलिए कर देते हैं क्योंकि एनारोबिक कंडीशन डेवलप करनी पड़ती है। इसमें आप बराबर बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं स्टार टैंक में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। सेकेंड, नहीं होगा इंसुलिन एंडोरिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स क्योंकि हमें ऑक्सीजन देनी है। थर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज द पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम। प्रिजर्वेटिव भी डाउन स्ट्रीम के बाद का प्रोसेस है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होंगे, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girls with the adenosine deaminase deficiency? It is the example of gene therapy. आंसर थर्ड हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल में ये रियल जीन थेरेपी नहीं थी, बट इट इज द फर्स्ट एफर्ट, पहला प्रयोग करा गया था जीन थेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी कैंसर में यूज होती है, रेडिएशन थेरेपी कैंसर में यूज होती है, इम्यूनोथेरेपी कोई टर्म नहीं होता है। अच्छा क्या? थर्ड, जीन थेरेपी, इसमें मैं जीन मैनिपुलेशन के थ्रू एडीए डिजीज को क्योर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid. डीएनए को जोड़ने के लिए हमेशा लाइगेज का यूज करते हैं, इसलिए आंसर सेकेंड आएगा। पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प करता है, इको आर1 कट करने में हेल्प करता है। टैग पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होता है, वे पीछे डिस्कस अपन ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है? जो बायो रिएक्टर में प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने इंसुलिन का जीन ई कोलाई में डाला, तो ई कोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा अपनी सेल के अंदर, और वो सेल कहाँ रखी है? बायो रिएक्टर के अंदर। बायो रिएक्टर एक टाइप ऑफ कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई, जहाँ पे ई कोलाई बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो इंसुलिन उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन को प्योर फॉर्म में सेपरेट करने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। उसमें प्यूरिफिकेशन होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर उसको प्रिजर्वेटिव के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ
तीनों ऑप्शन डाउन स्ट्रीम में, एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, जहां पर डीएनए को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, वही डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है ना। जो प्रोटीन डीएनए थ्रू बनी है उसको सेपरेट करना, प्यूरिफिकेशन करना, क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। बायो प्रोसेसिंग नहीं होगा, अप स्ट्रीम इससे रिलेटेड नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं, फ्रूट से रिलेटेड है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट separated on an agarose gel can be visualized after the staining with। डीएनए बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं, जब उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं तो ये फ्लो करते हैं, फ्लोट करते हैं और अलग अलग एरिया में एनोड की तरफ बढ़ते हैं, बट ये हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हम इथियम ब्रोमाइड डालते हैं, जो यूवी रेज में ऑरेंज कलर का हमको दिखता है। तो जब मैं इसमें इथियम ब्रोमाइड डाल देता हूँ, बाहर से यूवी रेज डालता हूँ, तो कंप्यूटर स्कैनर पे हमको ये ऑरेंज कलर के पट्टी के फॉर्म में दिखते हैं। इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। एसीटोकार्बाइन न्यूक्लियस और कॉकरोच की स्टेनिंग में यूज होता है। एनिलीन ब्लू ज्यादातर कॉटन के स्टेनिंग में यूज होता है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। A gene whose expression help to identify transformed cell is known as selectable marker। हाँ, कि किसी जीन में वो, किसी ऑर्गेनिज्म में वो जीन जो मैंने बाहर से डाला था उसके डीएनए में जाके जुड़ा है कि नहीं। अगर वो जुड़ गया है तो मैं बोलूँगा वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। तो मैं कैसे पता करूँगा, सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू। अगर वो जीन जुड़ जाएगा तो सेलेक्टेबल मार्कर भी जुड़ जाएगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर कोई ना कोई ऐसा सिम्टम दिखाएगा ऑर्गेनिज्म में, जिससे मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर वो जीन जुड़ गया है। जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं तो बहुत से लोगों को बुखार आता है, इसका मतलब बोलते हैं ना वैक्सीन असर कर रही है, वैसे ही सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, जो बताएगा ये चीज में जुड़ गई है। जैसे पेट्रोल का इंडिकेटर होता है, पेट्रोल के खत्म होने पे अपने आप लाइट ब्लिंक होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, A new variety of rice was patented by a new variety of rice was patented by foreign company, though such variety have been present in India for a long time। This is related to बासमती। बासमती को लोगों ने पेटेंट करा लिया था फॉरेन कंट्री ने, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके। बाद में इंडिया ने बोला ये हमारे यहाँ बहुत सालों से यूज़ हो रही है, हमारे पुराने वेदों में इसका जिक्र है। तो बासमती जो इंडियन वैरायटी है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। सरबती सुनारा, लरमा रोजो, ये सब प्लांट ब्रीडिंग की गेहूं की वैरायटी है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte। ह्यूमन में जब भी डीएनए इंसर्ट करना है तो रिट्रोवायरस का यूज किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। टीआई प्लाज्मिड डायकॉट प्लांट के लिए होता है। बीबीआर लेमडा फेज भी प्लांट्स के लिए यूज होते हैं। आरएनए वायरस एनिमल सेल के लिए यूज होते हैं, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, 95 डिग्री टेम्परेचर पर। डायग्राम में देखिए, सेकेंड एनिलिंग होगा, है ना, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ना स्टार्ट करेगा, फिर दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि विटामिन ए से रिच है। तो उसमें विटामिन ए का जो जीन है वो डेफोडिल प्लांट से निकाला गया है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, डेफोडिल प्लांट का डायग्राम है। इससे ही कैरोटीन वाला जीन निकाल के राइस के प्लांट में ट्रांसफर करा गया, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, डेफोडिल वाला। सेकेंड नहीं हो सकता, उसमें बैसिलस थ्रूजिनिस दिया हुआ है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच किल द इंसेक्ट। थर्ड नहीं हो सकता, एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट प्लांट में यूज होता है, जबकि राइस मोनोकॉट प्लांट है। चलिए, येलो ग्रेन भी नहीं हो सकता है। हाँ, येलो ग्रेन बिकॉज द जीन इंड्यूस वैरायटी, येलो ग्रेन नहीं हो सकता है। येलो ग्रेन राइस की प्रिमिटिव वैरायटी है बट इज नॉट रिच इन कैरोटीन कंपाउंड्स। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं,
Which of the following feature of genetic code does allow the bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया में, वो ये इंडिकेट करता है कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। बगल में डायग्राम देख लो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है फ्रॉम बैक्टीरिया टू एनिमल्स एंड प्लांट, सब में जेनेटिक कोड का मीनिंग लगभग सेम है। 99% सेम है, एक्सेप्शन को अगर हटा दें सब के सब क्या हैं, सेम है। हाँ, जैसे कि हमें किसी GUG का मीनिंग वैलीन है, तो हर जगह पे हर सारे ऑर्गेनिज्म में GUG का मतलब क्या है, वैलीन है। सिंपल सी बात है, जो भी सेल है हर सेल में क्रेब्स साइकिल चलेगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सब में एंजाइम तो वही लगेंगे ना। इसलिए जेनेटिक कोड को क्या बोला गया, यूनिवर्सल। इसीलिए इंसुलिन सब प्रोड्यूस कर लेंगे अगर उनको इंसुलिन का जीन मिल जाए। इसका आंसर थर्ड आएगा, और सेकंड फोर्थ का से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बताना। देखते हैं, द एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ, एट आइडेंटिफाइड पोजीशन सही है, ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से आइडेंटिफाई करके कट करता, सही है। सेकेंड, एंजाइम बाइंड द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट, सही है। कट ओनली वन, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही, तो दोनों स्ट्रैंड कट होंगे। ओनली वन लिखा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सही बात है, जब मैं डीएनए को कट करूंगा तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ही कट करूंगा, इसलिए थर्ड भी सही है। फोर्थ बोला, एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलियोंडिक सीक्वेंस, सही है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलियोंडिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके ही उसको कट करता है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, सेकंड रॉन्ग है, इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, DNA precipitation out of a mixture of a biomolecules can be achieved by the treatment with chilled ethanol। चिल्ड एथनॉल डालने से वो प्रिसिपिटेट जो है अलग दिखने लगेगा, और उसको स्पूलिंग के प्रोसेस थ्रू हम बाहर निकाल लेंगे। चिल्ड एथनॉल आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कोई इसमें आंसर नहीं हो सकता, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, the sequence that control the copy number of the linked DNA in the vector is termed as the, जो डीएनए के वेक्टर की तरह यूज होते हैं प्लाज्मिड, हर प्लाज्मिड जो वेक्टर की तरह यूज होता है उसमें ORI साइट होती है। ORI साइट ये बताती है कि कितनी कॉपी, ORI साइट ये बताती है कि रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिना इसके प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं करेगा, और रेप्लिकेशन की स्पीड को भी ये डिसाइड करती है, इसलिए बिना ORI साइट के वेक्टर नहीं बन सकता है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर है, जो ये बताता है हमको कि डीएनए होस्ट में ट्रांसफर्ड हुआ है, नहीं ट्रांसफर्ड हुआ है। थर्ड, पैलियोंड्रिक सीक्वेंस, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, तो इसका भी कॉपी के नंबर से कोई मतलब नहीं है। फोर्थ, रिकॉग्नाइज साइट, पहचानना, वहां से कट करना, ये भी किसका काम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। इसलिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं होंगे, कॉपी कंट्रोल करते हैं ORI साइट एंड ROP जीन, ये दो कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेस डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है, तो यही एकदम करेक्ट ऑप्शन, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए, नहीं गलत है, पॉलीमरेज डीएनए को रिप्लिकेट करता है, सेकंड नहीं होगा। थर्ड, न्यूक्लियस डीएनए को कट करता है, ये जोड़ सेपरेट करने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत होगा। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड से कट करेगा, ये डीएनए के अंदर से कट करने की बात कर रहा है, इसलिए फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। बीटी कॉटन बैचलर थ्रूजिन से मिलता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। बी का जीन थेरेपी में यूज होता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का RNAi सेलुलर
डिफेंस के रूप में यूज होता है, आरएनए साइलेंसिंग के रूप में होता है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene Bacillus thuringiensis is resistant to BT जीन हमको इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है, यानी जिस प्लांट में BT जीन चला गया उस प्लांट को कीड़े नहीं खा सकते, खाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। फंगल डिजीज के लिए नहीं करता, सेकंड नहीं होगा। नीमेटोड्स ऑर्थोपोड्स में नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, इंसेक्ट प्रीडेटर। इंसेक्ट प्रीडेटर मतलब जो इंसेक्ट को खा जाए। ये प्लांट इंसेक्ट को नहीं खा रहा है, इंसेक्ट को किल कर रहा है। इंसेक्ट अगर इसको खाएगा तो इंसेक्ट किल हो जाएगा, यहाँ प्लांट प्रीडेटर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा, फर्स्ट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR322R। डायग्राम देखिए, एंजाइटिक डायग्राम दिख रहा है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इन दो के लिए रेजिस्टेंस होता है ये, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नहीं हो सकता, क्लोरोफिनोसिल नहीं है, ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा, केवल दो के लिए रेजिस्टेंस है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए यहाँ पे ओआरआई पॉइंट दिया है, ये डिसाइड करता है रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिना इसके रेप्लिकेशन नहीं होगा। और आरओपी ये बताता है कितनी कॉपी बनने की, आरओपी जीन डिसाइड करता है कितनी कॉपी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट pertaining to the separation of DNA fragment using the gel electrophoresis, identify the incorrect statement। इनकरेक्ट छांटना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रेफरेंस में। DNA is a negative charge molecule and so it is loaded on the gel towards the anode terminal। स्टेटमेंट सही नहीं है ना, कैथोड की तरफ करते हैं, एनोड की तरफ नहीं करते हैं लोड, ध्यान रखिएगा, एनोड दिया हुआ है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। B. DNA fragment travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of the DNA। अफेक्ट करेगा, अगर जेल बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो डीएनए बहुत स्लो मूव करेगा, इसलिए बी भी गलत है। सी, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स थ्रू द, सही है, जितना छोटा होगा उतना आगे ही जाएगा। डी, प्योर डीएनए कैन बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टेड बाय द एक्सपोजिंग द यूवी रेडिएशन, नहीं, प्योर डीएनए नहीं होता, जब तक उसमें लिथियम ब्रोमाइड नहीं मिलाएंगे तब तक वो एक्सपोज नहीं होगा, इसलिए ए बी और डी गलत हैं, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, पहले बता चुके हैं, वो बताता है कि ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। सेलेक्टेबल मार्कर अगर पहुंच जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। हेल्प इन एलिमिनेटिंग द, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेट। हाँ, जब मैं कल्चर मीडियम में डालूंगा देखूंगा कुछ कॉलोनी कलरफुल दिख रही हैं, कुछ कलरफुल नहीं है, जो कलरफुल हो गई इसका मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं, उनको निकाल के मैं क्या करूंगा, अलग कल्चर मीडियम में ग्रो करा दूंगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर के कारण वो कलरफुल हमको दिखने लगी हैं, तो उसने हमको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, आइडेंटिफाई द जीन फॉर द डिजायर्ड ट्रेट, नहीं है, जीन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, केवल कलर देख के बताएगा। थर्ड, सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक क्रॉप, नहीं है, ये सुटेबल वेक्टर को सेलेक्ट नहीं करता है, सुटेबल वेक्टर में ये होता है। फोर्थ, क्रोमोसोम से कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड बात हो रही है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RNAi द जीन आर साइलेंसिंग यूज। RNAi RNA इंटरफ्रेंस टेक्निक का काम है, जिसमें हम सिंगल स्ट्रैंड RNA यूज करते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA mRNA से बाइंड हो जाता है तो डबल स्ट्रैंड RNA बन जाता है, डबल स्ट्रैंड RNA से राइबोसोम जुड़ नहीं पाता है, इसलिए उस mRNA का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं होगा।
डबल स्ट्रैंड डीएनए भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर केवल फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन by the multinational companies without authorization for the concerned country is referred to as biopiracy. बायोपायरेसी हमको ये बताती है कि अगर मैंने किसी भी रिसोर्सेज का बिना गवर्नमेंट के यूज करा तो वो इनलीगल हो जाएगा। जैसे बासमती राइस को लोग यहाँ से लेकर अपनी कंट्री में ग्रो कराया और बोला तो मेरा जीन है, तो ये इनलीगल है। किसी चीज को लीगल तरीके से यूज करना चाहिए। अगर इनलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो बायोपरेसी में आएगा। जैसे कि कोई वैक्सीन अगर मैंने बनाई है तो उस कंपनी का पेटेंट है, वही कंपनी इस वैक्सीन को बना सकती है। अगर कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है तो ये बायोपायरेसी हो गया। जैसे मेरे नोट्स किसी ने चुरा के अपने नोट्स बता दिए तो वो नोट्स की बायोपायरेसी मानी जाएगी। चलिए, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बाय।